तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कुछ चार्ट्स की कि हम किस तरीके से चार्ट डिसाइड करते हैं। हमारे पास बहुत मुख्तलिफ तरीके के ग्राफ होते हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके के चार्ट्स होते हैं, जिसमें पाई चार्ट्स आते हैं, लीफ प्लॉट्स आते हैं, स्टैम्प प्लॉट्स आते हैं, टेम्परेचर प्लॉट्स आते हैं, हिस्टोग्राम्स आते हैं, ओगीव्स के प्लॉट्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी में भी 2-3 तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ होते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप कब कौन सी तरह का डेटा रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं, उसी बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगी कि आपको कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाई चार्ट। पाई चार्ट बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है जिस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि उसके अंदर टोटल 100% की कंट्रीब्यूशन होती है। पाई चार्ट कभी भी 100% से ज़्यादा पर नहीं बनाया जाता। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा आ रही है तो फिर आप उसको पहले 100 तक लेकर आते हैं और फिर पाई चार्ट बना सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास टोटल डेटा जो भी हो, पहले आप उसको 100% में कन्वर्ट करें और फिर 100% से आप अपना पाई चार्ट बना सकती हैं। पाई चार्ट एक तरीके से एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है कि वो हमें ये बता रहा होता है कि डेटा हमारा कितने एरिया तक कवर कर रहा है। अगर आप इसको सिर्फ सिंगल ग्लास में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो माई स्पेस है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। उसके बाद जो फेसबुक है उसका एरिया जो कवरेज है वो कम है। इसी तरह जैसे आप लाइव स्पेस और दूसरे ऐप्स पर जाती जा रही हैं तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल रही है कि आपकी जो भी हार्ड ड्राइव का आपने ये डेटा देख रही हैं वो टोटल हार्ड ड्राइव का एरिया कौन कितने % ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन हम इसको देख परसेंटेज ही में रहे हैं कि कौन 100% का कितना पार्ट हमारा कौन सी ड्राइव या कौन सा एप्लीकेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो पाई चार्ट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकते हैं। आप चाहें तो पाई चार्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं जब आप किसी चीज़ को जूम करके दिखाने की कोशिश करें या बाकी एरिया से डिफरेंट करके दिखाने की कोशिश करें या किसी को हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करें, तो ऐसी कंडीशन में पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि हम जिस भी पॉइंट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करके दिखाने की कोशिश करते हैं उसको अपने डेटा से अलग करके शो कर सकते हैं, लेकिन रहता वो पाई का हिस्सा ही है। अगर आप इस वक्त भी इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो भी डेटा है वो टोटल 4 हिस्सों पर डिपेंड करता है। 4 में से जो डी है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज पर है, उसके बाद बी का एरिया कवरेज ज़्यादा है, उसके बाद सी और डी, ए और सी जो है वो ऑलमोस्ट कंपैटिबल इन देयर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि हमारी डिस्कशन सी के ऊपर हो रही है, ये जो भी ग्राफ है इस पर डिस्कशन चूंकि सी के ऊपर हो रही है तो सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आप अपने पाई चार्ट को इस तरह हाईलाइट आराम से किसी भी पॉइंट पर आसानी से कर सकते हैं। हम कब पाई चार्ट को यूज़ करते हैं, कब पाई चार्ट को यूज़ नहीं करते, तो यूज़ पाई चार्ट जब आपको कोई अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शंस में रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। यानी कि अगर आप ये बताना चाहें कि 2020 में जो कोविड था उस टाइम पर पाकिस्तान की आबादी जो थी वो इंडिया, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कितनी कम थी, या जो प्रिवेलेंस ऑफ कोविड थी वो अमेरिका में इंडिया, रशिया, अफ्रीका या दूसरे ममालिक के मुकाबले में कितनी ज़्यादा थी, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हो या दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना चाहते हो, उनका आपस में रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो आप सिंपलेस्ट जो मेथड इस्तेमाल करती हैं वो पाई चार्ट का मेथड कहलाता है। पाई चार्ट में आप हमेशा कंपैरिजन के ऊपर काम कर रही होती हैं, अपने सारे के सारे डेटा को कंपेयर कर रही होती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। आप सिंपल ऐसा नहीं कर सकती कि आप एक डेटा जो है वो 4 सालों से ले रही हो और दूसरा डेटा 2 सालों से ले रही हो और फिर आप उसको कंपेयर करें। तो पाई चार्ट कंपैरिजन हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किया जाता है। पाई चार्ट डेटा कंपैरिजन ओपन एंड लाउड नहीं होता, बल्कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्केल, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर ही हम रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हैं। हम इसको ओपन एंड शट, ओपन डेटा ये हम नहीं छोड़ सकते। हम इसीलिए हम किसी भी डेटा को पाई चार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई भी डेटा है और आपको लगता है कि इसका पाई चार्ट बन सकता है तो ऑब्वियसली इसका पाई चार्ट बन सकता है, लेकिन क्या वो ठीक होगा या नहीं
ये एक बहुत बड़ी डिबेट होती है। तो अगर वो डेटा इन सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई नहीं करता या इनमें से किसी पॉइंट को, तो तब आप पाई चार्ट यूज़ नहीं कर सकती। अगेन पाई चार्ट को हम किसी छोटे प्रोपोर्शंस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए या छोटे प्रोपोर्शंस की आइडेंटिफिकेशन या डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसको लार्जर प्रोपोर्शंस के लिए, बड़े बड़े डेटास के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पाई चार्ट हमेशा स्मॉल प्रोपोर्शंस या छोटे पार्ट्स में डेटा की मौजूदगी की एम्फेसिस को ही देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको लार्जर डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस या लार्जर प्रोपोर्शन एरिया डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑलवेज यूज पाई चार्ट व्हेन यू वांट टू कंपेयर योर डेटा एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विथ हैविंग स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ डेटा। तो ऐसी 3 कंडीशन अगर आपके डेटा को अचीव हो रही हैं तो आप पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। डू नॉट यूज पाई चार्ट व्हेन, आप पाई चार्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकती जब आपको किसी एग्जैक्ट वैल्यू कंपैरिजन के ऊपर काम करना हो। अगर आप किसी एग्जैक्ट वैल्यू कंपैरिजन के ऊपर काम कर रही हैं तो आप पाई चार्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये बात कही थी कि जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम पाई चार्ट से काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब रेफरेंस पॉइंट्स मौजूद होते हैं तो रेफरेंस पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा होता है और पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पॉइंट या एग्जैक्ट वैल्यू कंपैरिजन के लिए पाई चार्ट यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में आप उसको आसानी से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में नेवर यूज पाई चार्ट्स। नेवर यूज पाई चार्ट्स फॉर रैंकिंग डेटा। आप कभी भी डेटा को रैंक करने के लिए पाई चार्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आप डेटा को रैंक करना चाहती हैं तो आप कॉलम यूज़ कर सकती हैं, बार चार्ट्स यूज़ कर सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स बार चार्ट्स यूज़ कर सकती हैं, ग्रुप्ड डेटा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप कभी भी डेटा रैंकिंग के लिए पाई चार्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। Pie charts are only for data comparisons. Pie charts are only for small data comparisons at some particular point of time, at some particular point. Other than that, आप pie charts को इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी अब पूछिए। रैंकिंग डेटा में जैसे कि लेट सपोज मैं कहूँ आप 5 लड़कियाँ, आप में से कौन ज़्यादा बेहतर है, आप में से कौन ज़्यादा लंबी है, आप में से कौन ज़्यादा स्मार्ट है, वॉट एवर, आप में से कौन जो है उसकी परसेंटेज सबसे अच्छी है। तो ये जितनी भी रैंकिंग डेटा की बातें होती हैं, जहाँ हम डेटा को रैंक करना चाह रहे होते हैं, हम 2 लोगों को एक दूसरे से रैंक कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशंस बना रहे होते हैं, हम कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशंस में पाई चार्ट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको कैसे पता है इसमें कौन सा बेहतर है? इसकी इतनी परसेंटेज है, सही है। फिर इनडायरेक्टली आप ये कह सकती हैं, इनडायरेक्टली आप इसको इक्वेट कर सकती हैं कि चूंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया मेरा कवर कर रहा है, मेरी हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है, तो मेरी हार्ड डिस्क ज़्यादा इसकी वजह से ऑक्यूपाइड है। बट ओवरऑल रैंकिंग आप ये नहीं कर सकती कि फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है। आप पूरा पाई चार्ट देखकर कभी ये बात नहीं कर सकती कि पहले पे कौन है और दूसरे पे कौन है। रैंकिंग इज ऑलवेज जब आप एक को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर दें, जब आप एक को बेहतर और दूसरे को कमतर जाहिर कर दें, दिस इज रैंकिंग। अगर हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें मतलब पहला वाला सबसे बेहतर और जो थर्ड है वो पहले वाले मुकाबले में तो बुरा है, अगर इन अ सेंस देखें। लेकिन पाई चार्ट आपको ये नहीं बताएगी। अच्छा, मैं आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा और बेहतर दूर करती हूँ। लेट सपोज एक लड़की की परसेंटेज आई है 99.5%, दूसरी की परसेंटेज आई है 99% और तीसरी की परसेंटेज आई है 89.5%। अब आप इसका बनाए पाई चार्ट, क्या आप बता सकती हैं कि इनमें सबसे इसमें फर्स्ट कौन आई है? जी बहुत क्लोज इनफ है, तो इसमें आपको परसेंटेज आप ये नहीं बता सकेंगे कि फर्स्ट कौन आई है। तो मैंने तभी पहले कहा था, अगर आपको पिछली स्लाइड याद हो, कि जहाँ आप एग्जैक्ट पॉइंट पर बात कर रही हो तो आप पाई चार्ट की बात नहीं कर सकती। साथ ही मैंने आपको ये कहा था जब आप चीज़ को रैंक करना चाहें तो आप पाई चार्ट्स पर बात नहीं कर सकती, तब आप बार के ऊपर चली जाएँ। बार आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आसानी से बता देगा। क्लियर?
अच्छा, तो जब आप किसी चीज़ की रैंकिंग करना चाहें या किसी चीज़ को फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या इस तरह का कोई काम करना चाहें, तो तब आप पाई चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में आप बार चार्ट्स इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉलम्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ग्रुप डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पाई चार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आपके प्रोपोर्शंस वेरी कर रहे हों, अगर आपके प्रोपोर्शंस वेरी कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में आप मल्टीपल पाई चार्ट्स को कंपैरिजन कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पार्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेवर गो फॉर दैट। तब आपके पास जो भी इंटरप्रिटेशन आएगी आपको वो समझ ही नहीं आएगी। तो अगर आपके डेटा वेरिंग डेटा होता है, जैसे आपको पता है, लेट सपोज आपने आज के दिन के लिए ये डेटा डिस्कस किया, कल के दिन के लिए आपने कोविड का ही डेटा, लेट सपोज कल के दिन के लिए जब आप डिस्कस कर रही थी, तो अब मल्टीपल डेज का आप एक तो पाई बना नहीं सकती। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाई इज फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप इन मल्टीपल पाई चार्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको डिस्कस नहीं करते। ऐसी कंडीशंस में ऐसे डेटा पर पाई चार्ट्स अप्लाई नहीं किए जाते। क्या मैं ये एज्यूम करूं कि आपको ये समझ आ गई कि पाई चार्ट्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ नहीं किए जाते? क्योंकि आज से पहले कल तक भी आप लोग बहुत सारे डेटा पर बहुत सारे ग्राफ आसानी से बना लेते थे, क्योंकि आप लोगों को बनाने आते थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो डेटा पे ये ग्राफ कंप्यूटर के ज़रिए बन नहीं सकता। आपके पास डेटा है, आप एक्सेल के ज़रिए ग्राफ बना लेंगी, लेकिन क्या वो ग्राफ बनाना चाहिए या नहीं, हम बस ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो इसके मुताबिक हम इन चीज़ों पर पाई चार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमें थोड़ी सी कॉशंस, थोड़ी सी एहतियात करनी होती है जब हम पाई चार्ट्स बना रहे हो। पाई चार्ट्स कभी भी 100% से ऊपर नहीं जा सकता। मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बोली थी कि जब भी पाई चार्ट पे काम करें, इस बात को इंश्योर रखें कि डेटा मस्ट बी विद इन 100। अगर डेटा 100 से ऊपर जा रहा है तो पाई चार्ट्स नहीं बन सकते। लेकिन अगर डेटा बाकी सारी आपके पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहा है, आप किसी सिंगल पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, आप डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो बाकी के सारे पॉइंट्स आपके फुलफिल कर रहा है, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि डेटा को विद इन 100 लेकर आ जाएं, डेटा की परसेंटेज विद इन 100 कर दें। बियॉन्ड 100 अगर वो जाएगी तो ऐसी कंडीशंस में पाई चार्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। पाई चार्ट सिर्फ किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होते हैं। बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप पाई चार्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स के जोन्स पर पाई चार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाई चार्ट में 3 तरह का डेटा है, एक जो है वो 5 साल का है, एक जो है वो 2 साल का है और एक जो है वो लेट सपोज 10 ईयर्स डेटा है। ऐसे 3 डेटास को आप कंपेयर नहीं कर सकती। पाई चार्ट इज फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पाई चार्ट्स आपके सूटेड होते हैं जब आप किसी परसेंटेजेस की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हो, लेकिन वो भी जो 100 के अंदर आ रही हो। 100 के अंदर का एक और बात समझ लो, वो ये कि सारा का सारा डेटा जो है वो 100 के अंदर हो। पाई चार्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे डेटा की 100 के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की बात हम नहीं कर रहे। अगर डेटा में आपके 5 डेटा सेट्स हैं तो पाँचों का सम जो है वो 100% से ऊपर नहीं जाएगा। आपका डेटा इसी तरह रिप्रेजेंटेड होना चाहिए कि उसको आप 100% से ऊपर नहीं दिखा सकते। अच्छा, पाई चार्ट्स के बाद हमारे पास आता है एरिया चार्ट। पाई चार्ट तो समझ आ गया ना कंप्लीट, पक्का। उसके बाद आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट इज ऑलवेज फॉर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी कोई चीज़ कितना सरफेस कवर कर रही है, कितना सिस्टम कवर कर रही है, या कितने डायमेंशंस पर जा रही है, कि अगर एक्स एक्सिस डायमेंशन पर उसने इतना एरिया कवर किया है तो वाई एक्सिस डायमेंशन पर वो कितना एरिया कवर कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड एरिया चार्ट, जो कि इस तरीके का दिखता है। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कंडीशन में शो किया जाता है और इसको हम एरिया चार्ट कहते हैं। एरिया चार्ट कब इस्तेमाल होता है? तो एरिया चार्ट इस्तेमाल होता है जब आप अपना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर टाइम, यानी कि एक वक्त के बाद दूसरे वक्त के ऊपर डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, या आप किसी दूसरे डायमेंशंस के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। आप एरिया चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं कि जब आप सारे के सारे एरियाज़ को एड अप करके कोई
क्यूमुलेटिव टोटल के ऊपर काम कर सकें, अपने डेटा का क्यूमुलेटिव टोटल ले सकें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप लोग निकाल चुकी हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी कि क्यूमुलेटिव टोटल क्या होता है। तो जब आप अपने एरिया का क्यूमुलेटिव टोटल ले रहे होते हैं तो आप एरिया चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर आपकी पहला एरिया लाइन जो बनी है वो 5 की है और सेकंड वाली का अपना नंबर 2 है, तो सेकंड वाली अब किस पर बनेगी? 7 पर बनेगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्यूमुलेटिव एरिया चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हमें बता रहा होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा पार्ट जो है वो दूसरे से अलग जा रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस या एरिया की डिस्क्रिपेंसीज शो कर रहा है। अगर हम इसमें क्यूमुलेटिव ले रहे हैं तो आपको पता है कि अगर दूसरा बढ़ेगा तो वो उसी प्रोपोर्शन से अपना इंक्रीज शो करेगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा तो वहाँ का एरिया बिल्कुल पहले वाले एरिया के बराबर ही रहेगा, उसमें ना चेंज आएगा, ना इंक्रीज में ना डिक्रीज में। सॉरी, मैं देखिए एरिया चार्ट की अगर आप बात करें तो अगर लेट सपोज मेरे पास 6 प्रोविंसेस का एरिया है, 6 प्रोविंसेस का डेटा है और वो डेटा है किसी भी चीज़ का डेटा है, डजंट मैटर। मैं मगर क्या करूँगी, मैं उस डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूँगी जैसा कि वो मुझे मिला है, बल्कि मैं उस डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी कि मैं ये देखूँगी कि पहले वाला डेटा दूसरे वाले से कितना फ़र्क है, तीसरा वाला डेटा पहले और दूसरे से कितना फ़र्क है। तो उसके बाद मैं इनका क्यूमुलेटिव निकालना शुरू करूँगी, जैसे आप लोगों ने कल की क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी कि पहली वाली दूसरी में प्लस कर दें, दूसरी वाली तीसरी में प्लस कर दें। अब आप अगर मैंने ये दोबारा स्लाइड इसीलिए लगाई है कि अगर आप देखें तो पहला एरिया ये जो रेड वाला एरिया है, ये असल में सिर्फ साउथ, जो भी साउथ की कंडीशन है या हमारे मुल्क का जो साउदर्न एरिया है ये उसका एरिया है, सही है। अब जो ग्रीन वाला है उसको अगर हम साउथ के साथ प्लस करते हैं तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। अगर आप वेस्ट वाले को एज इट इज़ ले लें तो हो सकता है वो साउथ के पीछे छुप जाए। ऐसे ग्राफ होते हैं वो मैं बताऊंगी कौन से होते हैं, मगर इसमें हम वो काम नहीं कर सकते। इसमें जितना भी उसका प्रोपोर्शन, अगर आप इसको ज़रा सा ध्यान से देखें पूरे एरिया चार्ट को, तो ये जो साउथ का प्रोपोर्शन है ये 1 है, लेकिन इसमें जो वेस्ट का प्रोपोर्शन है वो साउथ में एडेड है। क्यों? क्योंकि साउथ का प्रोपोर्शन हम निकाल नहीं सकते, वो ऑलरेडी मौजूद है। उसमें वेस्ट का कितना प्रोपोर्शन है, फिर नॉर्थ का कितना है, फिर हमारे पास मिड वेस्ट कितना है, ईस्ट का कितना है, हम इसको स्टैक करेंगे एक से दूसरे के ऊपर। अब आपके सवाल का जवाब, अगर आप इसकी इस पोजीशन को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया चेंज नहीं है। जितना एरिया साउथ का था उसी का कुछ मतलब 19-20 के फ़र्क से आपको एरिया मिलेगा वेस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, मिड ईस्ट का। तो सारे के सारे डेटा में बस ज़रा सा ही कुछ फ़र्क है। तो अगर आपके डेटा में कोई फ़र्क नहीं होगा, अगर आपका एक डेटा दूसरे डेटा से फ़र्क नहीं रखता होगा तो वो पहले वाले एरिया के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, आपको दूसरे वाले एरिया में वो अपनी एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। तो आप इसको देखकर सिंगल ग्लांस में, अगर मैं आपको इस सिंपल एरिया चार्ट को पढ़ने को कहूँ कि ये 1991 से 2016 का डेटा है, अगर आप इसको सिंगल ग्लांस में पढ़ें तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? इतनी मेरी तकरीर के बाद कुछ तो पढ़ेंगे, बस वही कुछ बता दो। कुछ नहीं पढ़ रहा, कोई भी कुछ नहीं पढ़ रहा। कितना डिफरेंस आया स्क्वायर फीट में अकॉर्डिंग टू ईयर? ऐसा ही है, बस ये ग्राफ है। मैंने कहा ये ग्राफ है, लेट सपोज आप पेपर में बैठे हैं, मैंने ग्राफ है, मैंने कहा इसको इंटरप्रिटेशन देते हैं बस। तो आप क्या लिखेंगी? इस ईयर में हमारे पास अगर 1000 स्क्वायर फीट की कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग परमिट चाहते थे, तो ऐसा होगा कि 2005 के अंदर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ। मैं बताती हूँ। इसको जब आप स्टार्ट करेंगी ना पढ़ना, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगी कि हमारे पास साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मिड वेस्ट में अगर आप देखें तो 2004 से 2005 के दौरान सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज मिड वेस्ट की आ रही है,
जो कि साउथ के मुकाबले में अप्रॉक्स डबल के फ़र्क से आ रही है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज मिड वेस्ट की है 2005 से 2006 के दरमियान। लेकिन अगर हम इसी डेटा को 2-3 सालों के बाद देखें तो 2009 में हमारे पास इंक्रीज़ तो मिड वेस्ट का है साउथ के मुकाबले में, लेकिन वो इतना कोई प्रोनाउंस्ड इंक्रीज़ नहीं है, वो बस नॉमिनल सा या थोड़ा सा, अगर आप कह सकें कि सिर्फ विजुअल सा ज़रा सा इंक्रीज़ है। ये बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ जो कि हमें 2005 में नज़र आया था वैसा कोई इंक्रीज़ नहीं है। ओवरऑल डेटा 2009 से 2010 अप्रॉक्स 2011 तक कंपैरेटिवली सेम रहा है। उसके बाद फिर हमें इंक्रीज़ पैटर्न मिला है जो कि 2016 में हमें फिर इंक्रीज़ पैटर्न की तरफ चीज़ आई है, जो कि 1991 में इंक्रीज़ पैटर्न था, लेकिन 1991 में मिड वेस्ट इतना इंक्रीज़ पर नहीं था। 1992 में मिड वेस्ट इंक्रीज़ की तरफ आने लगा था, लेकिन वो 2005 में अपनी पीक पर गया, 2009 में बिल्कुल डिक्लाइन पे चला गया और 2016 में वापस से हमें इंक्रीज ऑर्डर दिखने को मिल गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एरिया चार्ट, जिसको आप बिल्कुल आसानी से, मेरे पास इसका कोई बैकग्राउंड डेटा नहीं है, मैं इस डेटा को इससे पहले और इसके बाद नहीं जानती, मैं खाली एक व्यूअर की तरफ से कि जैसे मैंने बस ये डेटा, मेरे पास एक डेटा आया और मैं उसको कैसे पढ़ूंगी, मैंने उससे ये इन्फर किया और एक एरिया चार्ट आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा गोल्ड प्राइस बार वो देखे होंगे, 5 साल गोल्ड का डेटा, 10 साल गोल्ड डेटा, 6 साल गोल्ड डेटा। अच्छा, फिर उसमें आपने देखा होगा कि यूरोप एंड पाकिस्तान में कंपैरिजन में गोल्ड डेटा, तो तब आपने इस तरह के भी कुछ ग्राफ देखे होंगे जहाँ पे वो आपको बता रहे होते हैं कि गोल्ड किस तरीके से बढ़ा और फिर वो एकदम डिक्लाइन की तरफ गया। मोस्टली एरिया चार्ट तो उसमें नहीं आते, एरिया चार्ट में उसमें आपको मोस्टली लाइन चार्ट आते हैं, तो भी थोड़ा सा आगे हमारे को मिलेंगे। लेकिन अगर उसी में आप इसको 2 से 3 ममालिक के गोल्ड रेट्स के चार्ट्स को कंपेयर करें तो आप एरिया चार्ट्स के जरिए से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से एरिया में गोल्ड की प्राइस कैसी चल रही थी, वो करेंसी के हिसाब और पता नहीं क्या क्या, तो कौन सी कितने हिसाब से बढ़ी और कम हुई। या अगर आप गोल्ड के प्राइसेस को डॉलर की प्राइसेस से कंपेयर करना चाहें और एरिया वाइज कंपेयर करना चाहें तो इस तरीके के चार्ट बन सकते हैं। एरिया चार्ट समझ आ गया? अच्छा, तो हमारे पास व्हेन टू यूज एरिया चार्ट्स हमें समझ आ गया कि जब आप मतलब जब आप ओवर टाइम किसी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहें, जब आपके पास किसी सेट ऑफ डेटा को आप ऐड करके क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन देना चाहें और आप ये बताना चाहें कि कौन सा पार्ट है ऐसा जो कि ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि डिक्लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे अभी हमने अपने ग्राफ में देखा कि कौन सा पार्ट था जो हमें इंक्रीज शो कर रहा था, कौन सा पार्ट था जो डिक्रीज शो कर रहा था, एग्जैक्टली कौन से ईयर्स थे जहाँ पर इंक्रीज था या कौन से ईयर्स थे जहाँ पर डिक्रीज था। तो ये सब कुछ जब आप करना चाहें तो आप अपना एरिया चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास है वो है कॉलम्स या बार चार्ट। जब ये सब नहीं हो तो नहीं यूज़ करना असल में हिस्टोग्राम, वो जो पाई चार्ट्स में आप लोग बहुत गलत जगहों पे पाई चार्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए उसके अंदर मैंने कब यूज़ नहीं करना वो मैंने बता दिया। एरिया चार्ट ऑलरेडी बहुत लेस यूज़ होने वाले चार्ट्स में आता है, तो अगर वो 3 कंडीशन नहीं हो रही तो एरिया चार्ट पे जाए ही मत। फिर हमारे पास आता है कॉलम या बार चार्ट। ये मोस्ट यूज़ होने वाले चार्ट्स में से वन ऑफ द चार्ट है जो कि आपको कुछ डेटा की आसानी से रिप्रेजेंटेशन दे देता है और ख़ास तौर पर जब आप कंपैरिजन ऑफ डेटा कर रहे हो तो आप कॉलम्स और बार चार्ट्स को यूज़ कर सकती हैं। फ़र्क इतना है पाई चार्ट से कि पाई चार्ट पे आप किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यूज़ कर सकती हैं, जबकि कॉलम्स में या बार चार्ट में आपके पास टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप 2003 को 2004 से 5 से 10 से 20, 25 और व्हाटएवर जितने भी ईयर्स का आप डेटा आपस में कंपेयर करना चाहें तो बार चार्ट या कॉलम्स के ज़रिए आप उसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये लग्जरी आपके पास पाई चार्ट्स में नहीं होती। ऑल्दो पाई चार्ट्स भी एरिया कंपैरिजन, पाई चार्ट्स भी डेटा कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, बार चार्ट्स भी डेटा कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बार चार्ट्स को टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जो कि आपके पाई चार्ट्स को टाइम रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं।
बार चार्ट कब यूज़ करना है? जब आपके पास कंपैरिजन करना चाहें और कंपैरिजन भी आप ईयर वाइज कंपैरिजन करना चाहें, ऑलवेज गो फॉर बार चार्ट्स, इससे कोई मसला नहीं है। व्हेन नॉट टू यूज़ बार चार्ट, कभी भी बार चार्ट यूज़ मत करें जब आपका डेटा सेट जो है वो बहुत बड़े बड़े हों। जब आपका डेटा सेट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो, लार्जर डेटा सेट्स हों, तो ऐसी कंडीशन में बार चार्ट इस्तेमाल नहीं किए जाते। ऐसी कंडीशंस में अगर आप बार चार्ट इस्तेमाल करेंगी, इट विल लीड यू टूवर्ड्स मिसलीडिंग ऑफ डेटा। ये आपको डेटा गलत इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर जाएगा और आप डेटा की सही इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाएंगी। तो डू नॉट यूज़ बार चार्ट्स जब आपके पास डेटा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन ऑलवेज यूज़ बार चार्ट्स जब आप डेटा कंपेयर करना चाह रहे हो और आप मुख्तलिफ सालों पे, मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशंस पर, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे काम कर रहे हो, तो हमेशा बार चार्ट्स या कॉलम्स के ऊपर काम करना चाहिए। हम कैसे बार्स और कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं? जब भी आपको अपने डेटा पर डाउट हो तो आप हमेशा कॉलम्स के ऊपर काम करें, बार्स के ऊपर काम मत करें। आप यूज़ करें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स अगर आपके पास लेबल जो हैं वो बड़े हों और वो कॉलम में फिट ना हो रहे हों। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि कॉलम्स के नीचे जब आप लेबल करते हैं तो वो इतनी लंबा से लेबल जा रहा होता है कि उसकी लेबल की कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। अगर ऐसी किसी कंडीशन में आप फंस रहे हैं तो आप उसको बार में कन्वर्ट कर लें। मसला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, चीज़ वैसी ही होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दिखाने का हल्का सा फ़र्क है। बाकी बार और कॉलम चार्ट्स सिमिलर कंडीशंस पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉलम्स और बार चार्ट्स की अगर आप बात करें तो इस तरीके से भी आप उसकी डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं कि आप उसको सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपने एक उसको एक्स एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दूसरा आपने उसको वाई एक्सिस पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको साफ पता चल रहा है, अगर आप देखें तो ये कुछ एरिया चार्ट हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन उससे हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यही काम हम अगर हमने बार पे किया तो हमारे तीनों आइटम एक दूसरे से बहुत आसानी से अलग हो गए। हमें समझ आ गया कि जो आइटम 1 है उसकी जो मैक्सिमम भी हमारे प्रोपोर्शन जा रहे हैं वो 40% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पर 40 से ऊपर हमारे आइटम 1 की प्रोपोर्शंस नहीं जा रहे। लेकिन अगर हम अपने आइटम 2 को देखें तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 90% तक भी जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम्स या सेगमेंट्स या बार की अगर आप बात करें तो बार कॉलम्स ये हमारे पास, अगर आप सेगमेंटेड बार कॉलम्स, मैं फिर बता दूँ, सेगमेंटेड बार कॉलम्स की अगर हम बात करें तो वो हमें इस तरीके से हमारे डेटा को सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकता है। व्हेन टू यूज़ इट, जब आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को ज़्यादा शो करना चाह रहे हो किसी टाइम इंटरवल के ऊपर और आप उसकी एक्यूरेट इम्प्रेशन दिखाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि उसका अपना पार्ट कितना है, उसका कितना सेगमेंट है, पूरे के पूरे कॉलम में, पूरे के पूरे बार में उसका कितनी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तो हम ऐसे कंडीशन में सेगमेंटेड बार्स या सेगमेंटेड कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देने में बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट ग्राफ कहलाता है। जब आप प्रोपोर्शंस के हिसाब से, सेगमेंट्स के हिसाब से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हों तो ऐसी कंडीशन में सेगमेंटेड बार्स या सेगमेंटेड कॉलम्स चार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेगमेंटेड कॉलम्स बार्स चार्ट्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं पाई चार्ट्स के मुकाबले में, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाई चार्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करता है, जबकि कॉलम्स या बार जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर काम नहीं करते, बल्कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट काम कर लेते हैं। वो आपको डिस्टेंसेस पे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के मोहताज नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन जो है वो सेगमेंटेड बार्स या सेगमेंटेड कॉलम चार्ट से ज़्यादा अच्छे से हासिल हो सकती है, जो पाई चार्ट देने में नाकाम हो जाते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई? क्या मैं यकीन कर लूँ? आगे चलूँ? श्योर? कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो, क्योंकि बिल्कुल अलग तरह के ग्राफ की कहानियाँ स्टार्ट होने वाली हैं।
1 मिनट दे रही हूँ, सोच लो। घर से है, फिर उठा लो, सोचो, 1 मिनट है तुम लोग बस पूरा। तो फिर आप सेगमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मगर एक और बात, विद टाइम, मतलब किसी एक एक्सेस आपका कॉमन होना चाहिए। अगर एक एक्सेस कॉमन नहीं है तो फिर सेगमेंट पे मत जाए, फिर उसको एक्स एक्सेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दें। लेकिन अगर आप लेट सपोज आप ऐसा चाहते हैं कि आप 3 पैरामीटर्स को एक साथ डिस्कस कर रहे हो, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, तो इसमें जेड एक्सेस तो बनेगा नहीं, वो फिर सेगमेंट के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में सेगमेंट के ऊपर काम किया जाता है जब आप एक तीसरे पैरामीटर को भी डिस्कस करना चाह रही हो। मैं फिर बता दूं, अगर 2 पैरामीटर डिस्कस कर रही हैं तो फिर सेगमेंट पे कभी मत जाइएगा, फिर कोशिश कीजिएगा कि कॉलम टू कॉलम ही फर्क करें, एक ही कॉलम को स्टैक करने की फिर ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में स्टैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। और कोई सवाल नहीं है? मैं बिल्कुल अलग तरीके के ग्राफ के ऊपर जाने वाली हूँ। श्योर, मैं जा रही हूँ। फिर हमारे पास आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हिस्टोग्राम्स, ओगीव्स के ग्राफ, जो कि हमारे पास बनाए ही जाते हैं हिस्टोग्राम की रेफरेंस में। अगर आप इस वक्त देखें तो इस एक ग्राफ में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ भी नज़र आ रहा है, इसी एक ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम का ग्राफ भी नज़र आ रहा है। मैंने इन दोनों को एक पिक्चर में दिखाया है, लेकिन अदरवाइज ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ ग्राफ हैं। आप बहुत सारी जगहों पर ग्राफ मर्जिंग का काम भी कर सकती हैं कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ के ऊपर लगाकर दिखा दें, तो ये एक बहुत पॉसिबल कंडीशन है जिसके ऊपर आप काम कर सकती हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम की बात करें तो हमारे पास कुछ बेसिक वेरिएंट्स होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पॉलीगॉन्स के ग्राफ की बात करें तो ये कनेक्ट करता है डेटा पॉइंट्स को किसी स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, और हमारे ग्राफ्स के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपको एक ग्राफिकल कनेक्टिविटी पॉइंट्स नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। ये बनते कैसे हैं हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम्स में आपको कॉलम्स होते हैं, बार होते हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था, जो किसी कंटिन्यूटी के डेटा के होते हैं। इनके अंदर बड़े डेटा सेट को आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सेगमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली गैप्स नहीं होने चाहिए। ये लार्जर डेटा सेट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, मगर इसको हम मोस्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से ही देखते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हिस्टोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं स्टेयरकेस चार्ट्स। ये जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, स्टैकिंग्स वगैरह को शो करते हैं हिस्टोग्राम्स के ऊपर, और ये भी हमारे पास अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आते हैं स्टेप चार्ट्स, और फिर आते हैं पिरामिड हिस्टोग्राम्स। स्टेप चार्ट जो होते हैं वो आपके पास किसी ट्रेंड को शो कर रहे होते हैं, किसी नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल्स के ट्रेंड्स को शो कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास मुख्तलिफ इस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पिरामिड ग्राफ्स आते हैं, वो हिस्टोग्राम्स आते हैं, जो कि हमारे पास मिरर हिस्टोग्राम्स होते हैं, और ये भी हम कंपैरिजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्लाइड को मैंने बहुत तेज़ी से इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि इसके एक एक पॉइंट को अभी हमें डिस्कस करना है। पहला हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बेसिस पर होता है। इसके लिए ये बात याद रखिएगा कि ये आपके डेटा को लाइंस के ज़रिए डिस्प्ले कर रहा होता है, लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मगर ये लाइन कनेक्टिविटी की लाइन होती है। ये लाइन डिस्क्रीट लाइन नहीं हो सकती, ये लाइन गैप्स के साथ नहीं हो सकती। आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको ये लाइन के ज़रिए कनेक्ट कर देता है, मगर ये पॉइंट्स जो होते हैं ये किसी फ्रीक्वेंसीज़ के होते हैं जो कि आपकी क्लासेस के मिड पॉइंट से लिए जाते हैं। आप नॉर्मल डेटा के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे ही रफ डेटा लेकर नहीं लगा सकती जब तक आपके पास उसकी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उन क्लासेस के मिड पॉइंट्स ना हो। उन मिड पॉइंट्स के ऊपर अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी को लेकर काम करेंगी, सिर्फ तब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें फ्रीक्वेंसीज को हम उसके हाईएस्ट
क्या बोल रही थी मैं? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हाँ। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में अपना ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है तो पॉइंट उसी का पॉइंट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जा रहा होता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसका पॉइंट सबसे कम होता है, जैसे कि आपको इस ग्राफ में नज़र आएगा। ये ग्राफ हमेशा इसका एक्स एक्सिस तो आपके जिस भी चीज़ को आप लेना चाह रहे हो वो उसका एक्स एक्सिस होता है, लेकिन वाई एक्सिस इसका हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का होता है। इसके वाई एक्सिस पे हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी जाती है कि एक के मुकाबले में दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वाई एक्सिस हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे रखा जाता है, नॉर्मल किसी दूसरे पैरामीटर पर नहीं रखा जाता। वाई एक्सिस इज ऑलवेज ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, जो कि आप लोगों को मैंने निकालना सिखाई थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ही वाई एक्सिस बनाया जाता है। आप इस फिगर को अगर देखें तो आपको मेरी बात समझ आएगी। डेटा लिखा था, पता नहीं कहाँ लिख दिया। ओके, डेटा लिखो। हाँ, डेटा लिखो। In a following data, using a following data, by using a following data, make frequency polygon, क्लास बाउंड्रीज लिखवा रही हूँ, बाकी सब कुछ तुम लोगों का काम है। क्लास बाउंड्री लिखो 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5। सही है। अब इनके पहले मिड पॉइंट्स निकाल लो जल्दी से। मिड पॉइंट्स निकाल लिए। I don't know. गुड क्वेश्चन, मैंने नहीं बताया था। हाईएस्ट लिमिट को लोएस्ट लिमिट से प्लस करें, मतलब जैसे 10.5 प्लस 5.5 प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। लाइक मी जी। इस वक्त मैं दूसरी कैलकुलेशन कर रही थी। मिड पॉइंट निकल गए। गुड। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं बता देती हूँ, तो मेरे पास इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी मैं बताती हूँ, रिलेटिव खुद निकालना। पहले की है 5, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 3,
फिर 10 कर लो, फिर 2, 4, 5, 3, पूरे हो गए। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात याद रखना ज़िंदगी भर के लिए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी मोर देन 1। सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैन नेवर बी मोर देन 1। अब निकालो तो तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे निकालना है। नहीं तो कोई हम निकालो। क्या होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव जब भी नाम आता है ना याद रखना, हम ये देखना चाहते हैं मेरा बाकी सब में क्या प्रोपोर्शन है। लेकिन मुझे वो वाला आ रहा है तो हम टीएलसी में कर देते हैं। टीएलसी में करते हैं। टीएलसी जैसे समझ आता है नाम में बता दूंगी। जिसकी चीज़ से रिलेटेड की बात करते हैं ना, तो एक है प्रोपोर्शन बाकी सब ये सम प्रोपोर्शन के हिसाब से। मैं तो उस चीज़ के हिसाब से ऐसे ही कर रही हूँ। ये नहीं समझ आ रहा सबके टोटल के हिसाब से एलिमिनेट करूँ या मैक्स वैल्यू के हिसाब से एलिमिनेट करूँ? सबका टोटल मैक्सिमम ही होगा, बस सबका टोटल सम। सारी फ्रीक्वेंसी का सम लो, क्या आ रहा है? 32। बस अब हर एक को 32 से डिवाइड करती तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बाकी सबके साथ डिवाइड करें, एक को डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइड करें, 2 डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? लड़के मेरा मानो तो एक कैलकुलेटर रखना शुरू कर दो। इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो खराब ना होता है। नहीं तो भी चीज़ जल्दी बोला ना आपने, निकालूंगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होता है। अगर आप इससे सारे पॉइंट्स कर दें ना, सारे पॉइंट्स जो 913 करती है वैसे भी 1 होता। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कभी भी सम 1 से ऊपर नहीं जाता, ये बात याद रखना। और इंडिविजुअल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसका क्यूमुलेटिव 1 होता है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस उसका ग्राफ बना लो अपने मिड पॉइंट्स का। Now draw a graph between midpoint and relative frequency.
गर्ल्स किसी को देखने में मसला तो नहीं हो रहा? ये लो, तुम लोग बना लो तो स्टार्ट करेंगे। हो गया, चलो पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। पहला बस सही आ गया, बाकी कितना टाइम लगना चाहिए? कितना टाइम मेरे पास है? ऐसा तो लग रहा है लंबा काम करती है ना, थोड़ा से वरना बंद किया तो मेरा दोबारा करना पड़ेगा। समझ आ गया? किसी को समझ नहीं आया? कराओ लड़का, सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी बना लो। मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम लोगों को आता है, चाहे ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, हाँ तुमको समझ में आ गया। बनाओ, फिर पूरा करो इसे, फिर वहीं लग गई वो। नहीं हो जाएगा, पूरा 1 मिनट है तुम लोगों के पास, अभी पूरा हो जाना चाहिए। अब बस लाइन लगानी है। हो गया आपका? दिखाएं। हर एक पॉइंट में कुछ बच्चे मिला, ठीक है ठीक है। डॉट कनेक्टेड होने नहीं, क्योंकि कभी भी पॉलीगॉन के ग्राफ में हम विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स कभी भी काम नहीं छोड़ सकते, वरना फिर पॉलीगॉन का ग्राफ ही नहीं बनाएगा। वो फ्रीक्वेंसी अच्छा, अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ आ गया है तो अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ जो कि फ्रीक्वेंसी ही के बेसिस पे बनता है, वो कहलाता है ओगीव का ग्राफ। ओगीव के ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ में ज़रा सा फ़र्क है। ज़रा सा फ़र्क ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ में हमारे पास होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी,
लेकिन ओगीव के ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। ओगीव प्लॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, जिसके ज़रिए हम अपनी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पता कर सकते हैं। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे कि हम नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, इसी तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। कि आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उनका क्यूमुलेटिव लेना शुरू कर दें तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलना शुरू हो जाएगी। और ये जो है आपके पास अपर और लोअर बाउंड्री इन्फॉर्मेशन के लिए होती है क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के। ओगीव का ग्राफ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जो अभी हम अपने ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ओगीव का ग्राफ है, ये अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ओगीव का ग्राफ है। ओगीव के ग्राफ में अगर आप देखें तो इसके एक्स एक्सिस पर वही, जिस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको एक्स एक्सिस पे रख लें। लेकिन वाई एक्सिस पर इसके रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओगीव के ग्राफ पे नहीं होती। ये मैंने गूगल से उठाया है, इधर जो वाई एक्सिस लिखा है वो ठीक नहीं है। ऑथेंटिक बुक्स में मैंने देखा है तो वहाँ पर क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है हमेशा वाई एक्सिस पर, जब भी हम ओगीव का ग्राफ बनाते हैं। तो यही फ़र्क है आपके क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो अभी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसी का जब आप क्यूमुलेटिव ले लेंगी तो उससे जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगी तो वो ओगीव का ग्राफ कहलाएगा। ओगीव का ग्राफ हमेशा हमेशा हमें हेल्प आउट करता है ये पता करने में कि हमारा कितना डेटा एक से मतलब कितना डेटा किस लिमिट पर आ रहा है, कितना डेटा जो है एक वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, कितने प्रोपोर्शन का डेटा कहाँ लाई कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओगीव का ग्राफ देता है। अगर लेट सपोज मैं आपको इस वक्त ये ग्राफ दिखा के पूछूं, ये ग्राफ दिखा के अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 मार्क्स एंड ऑफ टर्म में कितने % स्टूडेंट हैं जो 50 मार्क्स लेने में कामयाब हुए हैं, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अप्रॉक्स 8 का जो फिगर है, इससे नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं वो 50 के रेंज के अंदर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 50 से ज़्यादा लिए हों जिसने। इसके कुछ करने के थोड़े से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थोड़े मुख्तलिफ हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे कि एग्जैक्ट पॉइंट कब पता किया जाता है, पूरा पॉइंट। क्योंकि अभी जो आपने बोला ना 8% का मतलब है कि इसमें वो बच्चा भी शामिल है जिसने सिर्फ 10 नंबर उठाए थे, तो दिस इज़ नॉट आवर फोकस और इसमें आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त हमें इस बात से सिर्फ ये पता चल रहा है कि इतने % स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50% से कम नंबर लिए हैं। अब भले से उसने 10 लिए, भले से उसने 0 नंबर लिए, लेकिन 50 से कम लिए तो वो इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 से कम लिए। तो अगर आप इसको यहाँ से लाइन लगा के, यहाँ से लाइन लगा के इस एरिया को ऑब्जर्व करें तो ये एरिया उन स्टूडेंट्स का है जो 50 मार्क्स से कम मार्क्स ले रहे हैं। और अगर आप इसके वाइस वर्सा इस एरिया को ऑब्जर्व करें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मिनिमम भी 50 नंबर से तो ऊपर ही नंबर ले रहे हैं। तो ओगीव का ग्राफ हमें यही हेल्प आउट करता है कि हम अपने डेटा की ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किधर लाए करता है। अब जल्दी से अपना क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और ओगीव का ग्राफ बनाओ ज़रा जल्दी। जो अभी रिलेटिव ली थी ना उसी सबको सम करते जाओ तो क्यूमुलेटिव निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे लास्ट में आपने क्यूमुलेटिव ली थी, पहले वाले रिलेटिव को जैसे इसकी क्यूमुलेटिव होगी 0.15 पहले वाले, लेकिन दूसरे वाले की होगी 0.16 प्लस 0.09। क्या हुआ? उसमें आंसर आया वो इसकी क्यूमुलेटिव रेट है। आप समझ गए? आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। अब अगर आप क्यूमुलेटिव रिलेटिव लेना चाहें ना तो आप पहले वाले की इम्पोर्टेंस है, दूसरे की 0.1 है तो आंसर है 0.1 के लिए क्या होगा, फिर इसका जो आंसर है वो 0.3 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्यूमुलेटिव रिलेटिव आते हैं। अब जरा जल्दी से निकाल लो लड़कियों। और मैं बताती हूँ, ऑर्गानिया ले लो, मैंने ये करा दी क्यूमुलेटिव रिलेटिव।
आपने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को सम किया होता तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पॉइंट से कनेक्ट कर दो। अच्छा, अब इसमें बताना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है जो 15 मिनट पॉइंट से ऊपर आ रहा है, कितने पॉइंट से 15 मिनट पॉइंट से ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पास ओगीव का ग्राफ था, जो कि हमें ये बताता है कि हम कितने पॉइंट को कहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस ग्राफ के ज़रिए आप अपनी रिप्रेजेंट कर सकती हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को अपनी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और आप ये देख सकती हैं कि कितना % डेटा जो है वो किस एरिया में लाई कर रहा है, कितना % डेटा बाकियों से डिफरेंट हो रहा है और कौन सा डेटा किधर जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर डुबन की कॉल है, पता नहीं उस टाइम क्यों कर रही हैं, तो मुझे उठानी होगी। जी मिस, जी मैं अभी क्लास में हूँ। जी हैं, आप क्यों हैं? अच्छा ओके, वो मैं बस पढ़ के निकल जाऊँगी, वजू है मेरा। ठीक है, अल्लाह। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी?
तो बताइए थी, खैर बस ये बता रही हूँ कंपैरिजन। हाँ, ये इसी काम के लिए आता है और ये यूज़ होता है ताकि हमें विजुअल रिप्रेजेंट, ये ग्राफ यूज़ होता है ताकि हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल सके कि कितने वैल्यूज़ हैं या कितने डेटा पॉइंट्स हैं जो किसी ख़ास पर्टिकुलर डेटा सेट से नीचे जा रहे हैं, किसी ख़ास पर्टिकुलर क्लास से या बाउंड्री से नीचे जा रहे हैं। इसकी अपर बाउंड्री क्या होगी, कौन से बाउंड्रीज से हमारा डेटा ऊपर या नीचे जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम ओगीव का ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। व्हेन टू यूज़ इट, तो सिंपली जब आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए हो कि आपका कितना डेटा जो है वो किसी बाउंड्री से ऊपर जा रहा है या किसी बाउंड्री से नीचे जा रहा है, या कितना डेटा जो है वो अपर बाउंड्री को टच कर रहा है, कितना डेटा जो है वो अपर बाउंड्री से दूर है। जब इस तरह की आपको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो आप अपने डेटा का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकती हैं, और ऐसी कंडीशन में डेटा का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ही बनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन टू यूज़ इट, जब आपको अपनी रिलेटिवली डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। अगर आप इसमें हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज वर्सेस एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो उसके दरमियान होता है। तीन जो बेसिक ग्राफ हैं, जो मेजर ग्राफ हैं फ्रीक्वेंसी के, हिस्टोग्राम, ओगीव और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उनमें ज़रा सा फ़र्क है। हिस्टोग्राम हमेशा आपके पास एरिया के हिसाब से दिखा रहा होता है और इसका वाई एक्सिस भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको लाइन ग्राफ दे रहा होता है जो कि मोस्टली और होता ये भी वाई एक्सिस में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है, लेकिन मोस्टली आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के ऊपर पेस्टेड देखा होगा बहुत सी कंडीशंस में, जब आपको इसके ऊपर एक लाइन नज़र आ रही होती है जो हमें ये बता रही होती है कि एग्जैक्टली डेटा कहाँ पर मतलब कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। लेकिन इन सब के मुकाबले में ओगीव में ये फ़र्क है कि आप क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, आप खाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, अनलाइक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपके पास तीन तरीके के हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगीव के ग्राफ, और ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फिर बता दूं, ओगीव इज़ फॉर रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन जो हैं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं, उनके अंदर क्यूमुलेटिव से काम नहीं किया जाता। इसमें हम अपने प्रोपोर्शंस के ज़रिए काम कर रहे होते हैं, हम रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। नेवर यूज़ रॉ डेटा एज फ्रीक्वेंसीज। इसमें हम प्रोपोर्शंस ले रहे होते हैं, कहीं क्लासेस ले रहे होते हैं, कहीं मिड पॉइंट्स ले रहे होते हैं। इसमें ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी फ्रीक्वेंसी के वर्सेस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है। इसमें फ्रीक्वेंसीज ली जाती हैं, रॉ डेटा नहीं लिया जाता। अगर मेरे पास एक डेटा है जिसने अपने आप को 10 टाइम अकर किया है, उसकी रिकरेंस 10 टाइम्स है, तो हम उसमें उसकी वैल्यू 10 लेंगे। हम वो जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू से काम नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी के किसी भी ग्राफ में ये तीनों ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओगीव, इन सभी में आप फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए काम करती हैं, आप रॉ डेटा इंफॉर्मेशन से काम नहीं करती। गुड, अभी ये बहुत आगे की बहुत सारी कहानी रहती है, अब लेट हो जाएगा, हमें घर पहुंचने में मसला होगा, तो अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुझे जल्दी से समझ आ गया, ये बोलते हैं कि इसके बाद मैं छोड़ दूँगी। अच्छा, मैं इसके बाद नहीं छोड़ूंगी, आप कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप सिर्फ अपनी डेटा का अप्स एंड डाउन्स और डिप्स देख रहे हैं हिस्टोग्राम के ऊपर, तो फिर आप जाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना % डेटा है या कितना डेटा पॉइंट्स हैं जो किसी खास क्लास से ऊपर या किसी खास क्लास से नीचे जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में ओगीव का ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। और उसने इतना सोच के एक सवाल निकाला था, तुम लोग भी कुछ सोच लो। श्योर, कुछ नहीं पूछना? तुम लोग यही बात मुझे अच्छी लगती है, बताएं, पढ़ते हुए कुछ भी नहीं पूछते, फिर जवाब में भी कुछ नहीं बताते।